मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। आप जनता से पूछे ना, जनता खुलकर बता रही है कि बुलडोजर आजम खान की अवैध इमारत पर चलना चाहिए या योगी आदित्यनाथ जी के मंदिर पर चलना चाहिए। पीछे जनता आगे आगे चल रही है। आप जहां जाएंगे लोग कहते हैं कि जिसने नमक दिया, जिसने दाल दिया, जिसने डबल राशन दिया, अब की बार फिर 300 पार है। अच्छा, इसीलिए ये तय किया है कि देवरिया के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। देखिए, आप प्रदेश की जनता ने अमन चैन महसूस किया है, सबका कारोबार चला है और जाति धर्म के नाम पर जो लोग राजनीति करते थे उनकी दुकान बंद हो जाएगी और ये दीवार ध्वस्त हो जाएगी। इस बार ऐसा होने जा रहा है कि जाति की दीवार ढह जाएगी, धर्म की दीवार ढह जाएगी, क्योंकि सबने सुरक्षा हासिल की है। सबको पता है कि 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। आजम खान को जेल भेजे हैं, हमारी सरकार आएगी तो योगी आदित्यनाथ को जेल भेज देंगे। नेता और पत्रकार, बिल्कुल नेता भी हूँ, पत्रकार भी हूँ, लेकिन देवरिया के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ हूँ, यहाँ का बेटा हूँ। अच्छा, नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ अड्डा इंडिया की टीम देखिए उत्तर प्रदेश के हर कोने, हर गांव से गुजरते गुजरते देवरिया पहुंची। देवरिया सदर इलाके से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं शलभ मणि त्रिपाठी, उनका कैंपेनिंग देख के हमारी जो गाड़ी थी यहीं पे रुक गई कि भैया ये गांव घर हर एक दरवाजे को खटखटा के शलभ मणि त्रिपाठी जो है वोट मांग रहे हैं। शलभ मणि त्रिपाठी क्योंकि पहले पत्रकार रहे हैं और फिर राजनेता बने हैं और अब विधायक बनने की प्रक्रिया में है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको ये मौका मिला है जनता की सेवा करने का। बहुत धन्यवाद और देवरिया में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो ये बताइए शलभ, क्योंकि पत्रकार जब इलेक्शन लड़ने जाता है तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। पत्रकार वो होता है कि जैसे मैं अगर सुप्रीम कोर्ट कवर करती थी तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता था, सेक्शंस नहीं पता था, आर्टिकल्स नहीं पता थे, लेकिन उसके लूप होल्स पता होते थे। तो पत्रकार आप भी वैसे ही पत्रकारिता करते रहे हैं कि जहाँ पे जो खाई होती है उसकी अच्छी जानकारी होती है। अब ऐसे में जनता की उम्मीद होगी कि एक पत्रकार आया है, वो खाई को जानता है, तो इस खाई को भरने के लिए, इस गड्ढे को भरने के लिए पूरी कोशिश करें। कितना संतुष्ट कर पाएंगे अगर जीत कर आते हैं? मुझे पता है कि जीत जाएंगे, लेकिन अगर मौका मिलता 100% उसको जिंदाबाद, योगी माता जिंदाबाद, 1 लाख वोटों से लीड करेंगे शलभ जी देवरिया से। आपने 2 शब्द इस्तेमाल किए, नेता और पत्रकार। बिल्कुल नेता भी हूँ, पत्रकार भी हूँ, लेकिन देवरिया के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ हूँ, यहाँ का बेटा हूँ। अच्छा, ये भाषा होती है वाकई जो लोगों के दिल को जीतती है, राजनेता को ये भाषा होती है। कारण है, आप यहाँ पे पूछेंगे तो यहाँ देवरिया में किसी गरीब की, किसी मजलूम की कोई समस्या होती है तो यहाँ हर कोई जानता है। आप जाइएगा देवरिया शहर में जाइएगा, वहाँ एक जिला पंचायत की बिल्डिंग है, वहाँ भी जाइएगा और वहाँ पर जाकर पूछिएगा कि शलभ मणि त्रिपाठी ने बेटे के तौर पर क्या किया है। आपको हर व्यक्ति बताएगा कि यहाँ पर एक बेबस व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा था और उत्तर देवरिया में एक इतिहास रचा गया जब वहाँ पर उसको इंसाफ मिला और जो लोग नाइंसाफ़ी कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो मैं यहाँ पे बेटा हूँ, यहाँ के लिए ना पत्रकार हूँ ना नेता हूँ और निश्चित तौर पर लोगों की अपेक्षाएं हैं और वो अपेक्षाएं मेरे सर माथे पर हैं। मैंने तो कहा यहाँ से लोगों से कि आप देखिए घूम रही हैं, ये प्रधान जी हमारे हैं, मेंबर राय साहब, मुझे पैसे भी दिए, देखिए दिखा रहा हूँ, ये पूरी जेब भरी पड़ी है। ये जब पत्रकार जब लड़ने चलता है तो समाज खुद सेवा करने लगता है कि आपको जेब भरी पड़ी है। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए पूरी जेब पैसों से भरी पड़ी है, देखिए, और ये सारे पैसे यहीं से मिले हैं। देखिए ये देखिए, तो ये आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद है। बहुत बड़ी मेरे पर बहुत बड़ा कर्ज है और मैं तो इन लोगों से कहता हूँ कि मैं अगर अपने जीवन की अंतिम सांस भी समर्पित कर दूँ तो शायद इस आशीर्वाद के आगे बहुत कम होगा। इसीलिए ये तय किया है कि देवरिया के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। देखिए, आपकी ये सामाजिक समरसता आपके नॉमिनेशन के समय भी देखने को मिला। जितने आप सुर्खियों में, आपकी नॉमिनेशन सुर्खियों में नहीं रही, उतना आपके प्रस्तावक सुर्खियों में रहे। हमने देखा कि आपने जिन लोगों को प्रस्ताव बनाया वो समाज के वो लोग थे जो सुबह आपका दरवाज़ा खटखटाते थे और आपके आसपास के माहौल को खुशनुमा यानी कि साफ़ सुथरा रखते थे। ये जो आइडिया कहें या दिल की बात कहें, ये कहाँ से कैसे आपके अंदर सृजन हुआ? आपको याद होगा प्रयागराज में एक वाक़या हुआ था। प्रधानमंत्री जी गए थे और प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे प्रयागराज स्नान के बाद पूजा से पूर्व वहाँ के जितने स्वच्छता कर्मी थे, सफाई कर्मी थे, उनको इकट्ठा किया, उनके पाँव धुले। दूसरी घटना जब अभी काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ
तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने सारे श्रमिकों को इकट्ठा किया और उनका अभिनंदन करते हुए उनके बीच में बैठे और फूल उड़ाया। मुझे लगा कि बिल्कुल यही सामाजिक समरसता का इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, कोई उदाहरण नहीं हो सकता, और संदेशों से बहुत कुछ चलता है। मैंने इसीलिए अपने जो 2 प्रस्तावक बनाए हैं उनमें एक सफाई कर्मचारी हैं और वो गांव में सफाई करते हैं, दूसरी एक बहन है जो हॉकर भी है, ई रिक्शा चलाती है। मुझसे लोगों ने कहा था कि आपको मजबूत प्रस्तावक बनाने चाहिए, तो जो व्यक्ति पूरे गांव की सुबह सुबह सफाई करता हो झाड़ू लेके, उससे भला मजबूत कौन हो सकता है। और एक बहन जो ई रिक्शा चलाकर बच्चों का पेट पालती है, उससे ज़्यादा मजबूत कौन हो सकता है। वो आपके पास खबर भी पहुंचा दी थी। अच्छा, आपने क्योंकि मोदी जी का नाम लिया, आप तो योगी के टीम योगी के जो कहते हैं कि एकदम मजबूत सेना नायक थे। जब मोदी जी और काशी की आपने जिक्र की तो मुझे याद आ गया आपका वो ट्विटर वॉर जो एक डायरेक्टर के साथ हुआ था। उसमें आपके पत्रकारिता पे और राजनेता होने को लेकर के उन्होंने काफ़ी सवाल खड़े किए थे। इस तरह का जो माहौल क्रिएट हो रहा है कि अगर कुछ भी कोई भी अपनी बातों को रखता है तो कहीं ना कहीं एक विरोध जो है उसके ऊपर आता है, जिसमें भाषा जो है बहुत अपनी गरिमा खो देती है। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो इंटेलेक्ट वर्ग है, क्योंकि आप उसके बिलोंग करते हैं, आप उसके रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, उसको क्या बोलना चाहेंगे कि विरोध का मतलब क्या होता है और विरोध अगर कर रहे हैं तो कहाँ पे होनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे एक तबका ऐसा है कि जो एक ख़ास तरह का चश्मा पहनकर चीज़ों को पढ़ता है, देखता है और उसको महसूस करता है। ये वही तबका है जिसने प्रधानमंत्री जी के तौर पे श्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ लेने के बाद पुरस्कार वापसी का एक अभियान चलाया। और लोगों ने कहा, हमने नहीं कहा, लोगों ने कहा कि पुरस्कार वापसी गैंग है। तो ऐसे लोगों को जिनको जनता ही गैंग मानती है, उनकी आलोचना का भी स्वागत है। वो कभी तारीफ तो करेंगे नहीं, वो आलोचना दें, अपशब्द का प्रयोग करें। आप देखिए समाजवादी पार्टी के लोग कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कह रहे हैं कि आज़म खान को जेल भेजे हैं, हमारी सरकार आएगी तो योगी आदित्यनाथ को जेल भेज देंगे, मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। आप जनता से पूछे ना, जनता खुलकर बता रही है कि बुलडोजर आज़म खान की अवैध इमारत पर चलना चाहिए या योगी आदित्यनाथ जी के मंदिर पर चलना चाहिए। और प्रदेश की जनता तय कर चुकी है। माताओं बहनों से आप बात करेंगी, मैं तो कहूँगा कि पुरुष पीछे हैं जी, माताएं बहनें आगे हैं और पार्टी के लोग भी मैं कहूँगा पीछे हैं। जनता आगे आगे चल रही है। आप जहाँ जाएंगे लोग कहते हैं कि जिसने नमक दिया, जिसने दाल दिया, जिसने डबल राशन दिया, अब की बार फिर 300 पार है। अच्छा, जब मैं पहले फेज़ के मतलब जब शुरुआती दौर पे मैं ये कैंपेनिंग के लिए, आपके कैंपेनिंग कवरेज के लिए और अपने रिपोर्टिंग के लिए जा रही थी तो कई मुस्लिम महिलाओं से भी मेरी बात हुई। ट्रिपल तलाक को लेकर के बहुत खुश थी वो, और उनका काफ़ी हद तक लग रहा था कि उनका समर्थन जो है वो योगी और मोदी सरकार को है। लेकिन अचानक से एक हिजाब इशू आया और उसके बाद क्या आपको लगता है कि वो प्रभावित करेगा उन महिलाओं के दिल को जो कि पहले थोड़ा सा झुकाव उनका हुआ था, लेकिन हिजाब की वजह से वो फिर कट्टरता सामने आ गई? और हम लोग गाँव में रहने वाले लोग हैं। ये सही है कि दिल्ली में पत्रकारिता की है, लखनऊ, पटना, सब जगह की, लेकिन गांव में भी रहे हैं। आपको गांव की पगडंडियों पे चलता हुआ नज़र आया होगा। दिल्ली के स्टूडियो के इश्यूज़ दूसरे होते हैं और गांव के इश्यूज़ दूसरे होते हैं। देवरिया में एक कॉलोनी है अबू बकर नगर, आप वहां जाकर देखिएगा तो वहां पर 100 में 47 जो सरकारी आवास हैं, प्रधानमंत्री आवास, वो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिले हैं। और आप देखिएगा अनिता जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार ऐसा होने जा रहा है कि जाति की दीवार ढह जाएगी, धर्म की दीवार ढह जाएगी, क्योंकि सबने सुरक्षा हासिल की है। सबको पता है कि 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगाई जो भी रहा हो वो पोस्टर बनाकर चिपका दिया गया, बुलडोजर चढ़ा दिया गया। तो ऐसे में प्रदेश की जनता ने अमन चैन महसूस किया है, सबका कारोबार चला है और जाति धर्म के नाम पर जो लोग राजनीति करते थे उनकी दुकान बंद हो जाएगी और ये दीवार ध्वस्त हो जाएगी। आप मीडिया सलाहकार रहे हैं, पूरी खबर रखते थे आप पूरे सूबे की। देवरिया के 7 सीटों में से कितनी सीटें दे रहे हैं? और इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, एक पत्रकार के नाते एक मीडिया इन्फॉर्मेशन देते थे, उनसे मैं पूछ रही हूँ कि उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें आने वाली हैं? एक हफ्ते पहले के सर्वे देख लीजिए, जब टिकट अनाउंस हुए हैं उसके पहले के सर्वे देख लीजिए और एक हफ्ते बाद के सर्वे देख लीजिए। अब तो जो हमारे आलोचक हैं वो भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव करहल का चुनाव हार रहे हैं। अखिलेश यादव के चुनाव के लिए मुलायम सिंह को बेचारे बुजुर्ग पिता को उतरना पड़ा। कौन से बुजुर्ग पिता? जिनकी पार्टी छीन ली थी अखिलेश यादव ने। आपको याद होगा कि मुलायम सिंह जी की बनाई हुई पार्टी अखिलेश यादव ने छीन ली, उनको सुप्रीम कोर्ट तक इस बुजुर्ग अवस्था में उनको दौड़ाया। आज वही पिता आगे आगे जाकर अखिलेश यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। आप समझ लीजिए अखिलेश यादव की हालत क्या है। बुरी तरह पराजित होने जा रहे हैं। देवरिया में हम 7 की 7 सीटें जीतने जा रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में अब की बार फिर 300 पार है। तो ये शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ थे। हालांकि सदर सीट में ये चेहरा बदला गया है और पहले के जो विधायक थे
सत्य प्रकाश त्रिपाठी मणि त्रिपाठी, उनकी जगह पे सर मणि त्रिपाठी को लाया गया है। लेकिन युवा चेहरा है, पहला चेहरा है और कॉन्फिडेंस से लवरेज नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि 10 मार्च को जो ये प्रॉमिसेस कर रहे हैं वो कितनी कामयाब होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।